चलो इधर ध्यान दो। इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू लर्न फिजिक्स। फोकस। सुहाना दिन है। इधर ध्यान दो। कल हमने सीखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन बताएगा क्या फॉर्मूला होता है उसका? पहले नाम सुनो तो सुना राजवीर, पर મને नहीं याद એટલે હતું એવું બધું। नहीं तू છે राजवीर, तू तो कॉमर्स में છે। तू बोल बोल। ये उसका कैसा फॉर्म हुआ? स्केलर फॉर्म। व्हाट वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म? ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखूँ और इसको आर कैप लिखूँ। फिर इस आर कैप को ओपन करेंगे तो आर वेक्टर अपॉन एक और आर आएगा, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। फिर राजवीनी पाछड़ कौन थी? धून। कल क्यों नहीं आई थी तू? कल थी 12 दिन। बस बस श्लोक इतना पाप करवाना कि आपणाથી सहन થાય। इधर ध्यान दो। और क्या किया था कल हमने? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस फार्मूला सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है। तो कि भाई दो पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद मॉड्यूलस कैसे डिफाइन करते हैं, तो कि कंपोनेंट के स्क्वायर के एडिशन का स्क्वायर रूट। उसके बाद क्या सीखा था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या था? तो कि भाई यूनिट वेक्टर इज द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर और डायरेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फोर्स, कि ये फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे है, तो अलोंग द आर कैप के डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? तो आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब क्या होता था कि भाई अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस उसका डायरेक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो दैट्स हाउ द थिंग्स वाज वर्किंग। उसके बाद हमने एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया था। ऐसे दो सर्कल था, सर्कल का रेडियस था आर, इसका भी आर, इसका डेंसिटी रो था, इसका भी रो था। फिर पूछा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिपेंड करेगा 1/r² से r² पे, तो आंसर आया था r⁴। तो कैसे आया था r⁴? बिकॉज मास वॉज नॉट गिवन, डेंसिटी वॉज गिवन। तो हमने कैसे किया? मास को फाइंड किया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम होता था स्फीयर का 4/3 πr³, फिर r⁴/r²। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ऊपर से जा रहा है, मतलब जो आप कल लिख चुके हो, मैं वो कैसेट फिर से एक बार गा रहा हूँ तो आपका एक बार रिवाइज हो जाए। तो वही लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया था। राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दोनों का जो वेक्टर फॉर्म है उसको मिला के एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बनता है। क्या बनता है? तो क्या बनता है भाई? अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? वी हैव कंसीडर्ड टू पार्टिकल्स एट एनी आर्बिटरी पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस लिया था r, तो ये फॉर्मूला बनता था। फिर उसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया कि भाई r1 वेक्टर r2 वेक्टर पे m1 m2 मास है, ये उनका डिस्टेंस फॉर्मूला बना दिया। ये सब हमने काम कर चुके हैं। अब ये तो दो पार्टिकल का ही काम हुआ, पर इन रियलिटी क्या होगा? 3 पार्टिकल भी हो सकते हैं। ऐसे मान लो ये m1 पार्टिकल, ये m2 पार्टिकल, ये m3 पार्टिकल। हमने सीखा कि भाई एनी 2 पार्टिकल्स विल हैव अ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझ में आ रहा है? इन रियलिटी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, उसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में प्यार है। कोई डाउट किसी को इसमें? अब क्या हुआ? नॉर्मली ऐसे कपल्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जब जीवन में कोई तीसरा आ जाता है तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इन रियलिटी क्या होगा कि इन दोनों में प्यार है और कोई तीसरा अगर जीवन में आया तो ये टूट जाएगा। ये तो अलाउड नहीं है। मतलब अभी मोनोगामी चल रही है तो अलाउड नहीं है, यू कैन हैव ओनली 1 पार्टनर। पर मासिस के केस में क्या, इन लोगों के केस में चलता है। बिकॉज मतलब M1 की लाइफ में M1 का और M3 का प्यार था, लेकिन कोई नया M2 आया, उससे उनके पुराने प्यार में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि पहले जो फोर्स था F13
अब ये 1 को 2 भी पसंद में आया तो F12, पर F12 के आने से पहले वाले फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रियल लाइफ में पड़ेगा, इन लोगों में चलता है, बिकॉज ईच एंड एवरी पार्टिकल इज अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये बेंच की वजह से मेरे पे अट्रैक्शन फोर्स है, या पंखे की वजह से अट्रैक्शन फोर्स है, वहाँ से अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन पंखे को बुरा नहीं लगता है कि एसी को भी फोर्स है। समझ में आ रहा है? पंखा मान जाएगा कि चलेगा, कोई बात नहीं, बहुत फेमस इंसान है, इसको सब प्यार करते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या होगा? तो लॉजिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अट्रैक्शन फोर्स सारे पार्टिकल्स के अराउंड होता है, पर पहले वाले पार्टिकल का जो फोर्स था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसकी लाइफ में ये आने से पहले वाला फोर्स कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अब किसी एक पार्टिकल पे हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। सपोज मुझे मेरे ऊपर 3 फोर्स फाइंड करने हैं कि मैं अपने रिस्पेक्ट टू फैन भी मुझे खींच रहा है, एसी भी मुझे खींच रहा है, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? पंखे के पास तो नहीं जाना चाहिए, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। तो क्या हुआ? दोनों फोर्स एक इंसान पे दोनों का अट्रैक्शन लगा। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल 1 पे लगने वाले फोर्सेस F1 कि 1 पे कितने पार्टिकल ने फोर्स लगाया? तो 3 ने भी लगाया, 2 ने भी लगाया। तो पार्टिकल 1 पे 2 से लगने वाला फोर्स प्लस पार्टिकल 1 से 3 पे लगने वाला फोर्स। समझ में आ रहा है? सिंपल, लॉजिकली कुछ नया करना नहीं है। सुपरपोजिशन मतलब किसी एक पार्टिकल के ऊपर सुपरपोजिशन, बाकी सारे पार्टिकल्स की वजह से उसके ऊपर टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 3 भी है, ड्यू टू 2 भी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 फोर्स है, F13, 1 पे 3 की वजह से एक अट्रैक्शन है, 1 पे 2 की वजह से एक अट्रैक्शन है, दोनों फोर्स इसी तरफ है। समझ में आ रहा है? सॉरी, 1 पे 2 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से ये रहा, 1 के ऊपर 2 ने लगाया कि अपनी तरफ आ जा, 1 पे 3 ने भी लगाया कि तू इधर आ जा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली सोचो तो इन दोनों का रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ पे कहीं पे आएगी, तो F नेट की डायरेक्शन ये हुई। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? तो ऐसे आप लॉजिकली सिंपल वेक्टर अलजेब्रा अगर आपको आता है तो सिंपली आप इसको फाइंड कर पाओगे। बेसिकली करना क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F12 F13। अब F12 का फॉर्मूला क्या होगा? G M1 M2 अपॉन R12 वेक्टर इंटू R12 का कैप प्लस सिमिलरली इसके लिए लिखना है तो G M1 M3 अपॉन R13 का वेक्टर इंटू R13 का कैप। अब 1 4 1 5 1 6 जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सॉरी स्क्वायर, तो ये चलता ही जाएगा। समझ में आ रहा है? इफ देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज लाइंग फोर्स ऑन द पार्टिकल नंबर 1, तो सबका चलता ही जाएगा। समझ में आ रहा है? पर हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? ये एंगल कंसीडर करना पड़ेगा जब उसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो जब लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपली ये डायग्राम बनाओ ट्राइंगल वाला और लिखो कि F12 के आने से 1 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर 1 2 पहले से था तो 3 के आने से 1 2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द प्रीवियस फोर्स व्हेन द न्यू पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द पर्टिकुलर सिस्टम। लिखवाता हूँ, चलो एक बार पूरा ये डायग्राम बनाओ फिर मैं लिखवाता हूँ क्या लिखना है। ऐसी कोई थियरी है नहीं, पर 12th क्लास में होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
जे लोगों लगता ना भाई वेरी मेडल लगे। Thank you. As given in the diagram, we have particle m1, m2, m3 at position vectors r1 vector, r2 vector, r3 vector। फिर ये डायग्राम आएगा, उसके बाद लिखना है नाउ द फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 and 3 कैन बी ऑब्टेन बाय दिस फॉर्मूला। इसको हम और प्रिसाइजली एलाबोरेट करके लिखेंगे तो ये लिख पाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कोई डाउट किसी को? वेक्टर फॉर्म जो हमने कल सीखा था वही है ये, पर फॉर मोर देन 2 पार्टिकल्स क्या करेंगे तो ऐसा करेंगे। समझ में आ रहा है? डाउट आए तो पूछ लेना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दीवार पर माशू पछाड़ी कोट ना कर, तो कहीं बहुत नुकसान नहीं करूँगा। मैं रिकॉर्ड देखिए, हमारे कट कर ऊपर से। चलो इधर ध्यान दो। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। ओरिजिन पे एक पार्टिकल है 1 kg का, 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 kg, 2 मीटर डिस्टेंस पे 8 kg, 3 मीटर पे 27 kg, ऐसे 10 मीटर तक 1000 kg का पार्टिकल रखा हुआ है। नाउ ऑल द 10 पार्टिकल्स विल बी अट्रैक्टिंग दिस 1 kg पार्टिकल, बिकॉज सारे F इसकी वजह से इस पे अट्रैक्शन फोर्स, इसकी वजह से इस पे, सारे इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड F नेट ऑन द 1 kg पार्टिकल एट ओरिजिन। जिसको आता है वो नहीं बोलेगा, बाकी सब अपने हिसाब से सॉल्व करो। फाइंड F नेट ऑन 1 kg पार्टिकल। एग्जाम्पल नंबर 2 जाए थे ना, 1 कल एक ही कराया था। दो पार्टिकल अगर होते हैं 1 kg एंड ऐसे, सपोज मैं बात करता हूँ, इधर ध्यान दो, एक हिंट समझ लो। अगर मेरे पास 1 kg का एक पार्टिकल है, यहाँ पे 20 kg का एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो ये 1 kg को 20 kg ऐसे अट्रैक्ट करेगा। इसको नाम दे दो पार्टिकल है, इसको नाम दे दो B। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ऐसा एक फोर्स बनेगा। यहाँ पे एक और पार्टिकल अगर ऐड कर दूँ 30 kg का, तो 1 के ऊपर अभी ये C पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर में FAC भी करना पड़ेगा। ऐसे 10 फोर्स लिखने पड़ेंगे, 3 फोर्स ऐड होंगे। ऐसे यहाँ पे 10 फोर्स है तो 10 लिखने पड़ेंगे। लगो मजा हो सकता। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर ये सॉल्व हो गया तो चॉकलेट वाले सिस्टम में आ गया तो अंदर ना। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक स्टेप लिखूंगा उसमें आंसर आ जाएगा। G M1 M2 M1 M3 M1 M4, समझ में आ रहा है?
तो उसमें m1 तो सब में कॉमन है, तो 1 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा। देखो सबसे पहले ओरिजिन पे पार्टिकल रखा है, उसके ऊपर 1 की वजह से फोर्स, ओरिजिन पे रखा है 2 की वजह से फोर्स, ओरिजिन पे रखा है 3 की वजह से फोर्स, अप टू ओरिजिन पे रखा है 10th पार्टिकल की वजह से फोर्स। ये सारे फोर्स ऐड होंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे तो कौन सा पार्टिकल है 1 kg, तो सब में से 1 kg तो कॉमन निकल जाएगा, G भी कॉमन निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबका G कॉमन निकाल लिया, 1 भी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, m3 अपॉन आर स्क्वायर, 8 अपॉन 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इधर क्या होगा 27 अपॉन 3 का स्क्वायर, ऐसे अप टू 1000 अपॉन 10 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, अप टू इधर 10 बचेगा। कैसे? सबको समझ में आया क्या हुआ इधर? अब ये 1 से लेके 10 को कैसे ऐड करेंगे? सिंपल एडिशन, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 से लेके 10 तक का एडिशन करना है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, तो 55 आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आया 55G। समझ में आ रहा है कैसे करना है? नहीं ना कौन, ये सेम क्वेश्चन असल में कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है। ये इधर चार्ज रखे हुए थे 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, अप टू 1000 कूलम। तो इधर में क्या करता, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, उसमें से 1 कूलम तो कॉमन निकल जाता, तो सेम आंसर आता 55K। तो 12th में जब आप आओगे तो आपका सेम यही क्वेश्चन मैं फिर से कराऊंगा, तो आपका आंसर आएगा 55K, वेयर k इज द कूलम कांस्टेंट। तो ये मैथमेटिकल अप्रोच सीखना था कि 1 से लेके n नंबर्स का समेशन कैसे करना है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही बार लगाना था। नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको आता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बोर्ड्स के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो आप पूरा स्टेप्स लिख के करते। एक बार स्टेप लिख भी बताए तो कोई नहीं, इच्छा हो लिखवाने तो। मतलब अभी जितना फास्ट हम काम कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। 2 स्टेप मैंने स्किप किए थे, डायरेक्टली ये स्टेप लिखा था। तो अभी आपको यहाँ से इतना कैलकुलेशन, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? एक बार लिख के बता रहा हूँ। ये 2 स्टेप हमने स्किप किए और सीधा ये स्टेप लिखा। जिसको समझ में नहीं आया कैसे G और 1 कॉमन निकला, तो यहाँ समझो G और 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लास्ट स्टेप तक G और 1 है, तो वो कॉमन निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 की जगह 2 kg कर दो तो 2 कॉमन निकल जाता। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली कोई भी चेंज इसमें कर सकते हैं। इसमें सीरीज भी बन सकती है, 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ बन सकता है। 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसी कोई सीरीज भी बन सकती है। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज चलेगा चैप्टर। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहाँ से आपको प्रिडिक्ट करना है कि इसको कैसे ऐड करेंगे। उतना हार्ड तो जेई के लिए है, अभी नीट के लिए भी इतना हार्ड कभी नहीं आएगा, पर यहाँ तक आप प्रोसेस करोगे तो बाकी सब इजी लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब जो एनसीईआरटी के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा, 2 1 कहाँ पे? 1 में क्या है? શું કહેવા માંગે છે 1 में? सॉरी,
एग्जाम्पल नंबर 1 केपलर्स लॉ पे है। केपलर्स लॉ हम बाद में करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर सीक्वेंस हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले स्टार्ट किया है। केपलर्स लॉ पूरा नया टॉपिक है, ये सब समझने के बाद वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खुशबू तारी बाजू में कौन चपली छोकरी हुई जी? हाँ, क्या नाम है तेरा? पुष्टि। एग्जाम्पल नंबर 2 वाचते हैं बुक में एनसीईआरटी में। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? ऑल द साइड्स आर सेम एंड ऑल द एंगल्स आल्सो सेम। तो m मास के 3 पार्टिकल उसके वर्टाइसिस पे रख दिए। और What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid G of triangle? मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 2m का मास रखा हुआ है। What is the force if the mass at the vertex A is doubled? What is the Force if the mass at the vertex A is doubled? ओके, वर्टेक्स ए का मास को डबल कर दो, 2m कर दो, तो क्या फोर्स होगा? Take AG is equal to BG is equal to CG is equal to 1m. ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? रिजल्टेंट फोर्स पूछा है कि ये वहाँ चौक एक बोल रही है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्राइंगल। दूसरा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। अब ऐसा पूछा है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों वर्टेसिस पे m मास, सेंटर पे 2m मास, A से सेंटर का डिस्टेंस 1 मीटर, B से सेंटर का डिस्टेंस 1, C से सेंटर का 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द G। तो फोर्स ऑन द G, टोटल फोर्स। अब फोर्स G पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? A भी लगा रहा है, B भी लगा रहा है, C भी लगा रहा है। समझ में आ रहा है? तो A को G अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, सॉरी G A को अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे। दोनों तरफ से बोल सकते हैं कि दोनों फोर्स सेम है। फोर्स ऑन A ड्यू टू G ये रहा, फोर्स ऑन G ड्यू टू A ये रहा। मतलब G को पकड़ के रखेंगे तो वो उसको नीचे खींचेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली 3 फोर्स लगेंगे G पे, तो फोर्स ऑन G ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन G ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन G ड्यू टू C। अब इन तीनों के फॉर्मूला को लिखना पड़ेगा और तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूँ, बाकी के 2 ट्राई करो, हो जाएगा। वैसे तो आपसे नहीं होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल करना क्या है कि अब इन तीनों फोर्स को सेपरेटली फाइंड करो। तो सबसे पहला फोर्स होगा FGA। उसको फाइंड करने का तरीका तो कि भाई G M1 M2, मतलब अगर मैं F12 बोलता हूँ तो G M1 M2। इधर बोला है FGA, तो सबसे पहले G पॉइंट पे जो मास है वो तो कि भाई 2m इंटू A पॉइंट पे जो मास है वो तो कि भाई m G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? 1 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो फोर्स ऑन G ड्यू टू A, फोर्स ऑन G ड्यू टू A वो ये वाला है कि ये वाला है? फोर्स ऑन G ड्यू टू A, तो ये G वाली लाइन जो है वो उसकी है। तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। तो इसमें जो कैप लिखते हैं बाजू में वेक्टर का, वो क्या लिखना पड़ेगा? J कैप। अब लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, कि फोर्स किस तरफ लग रहा है विदाउट डायग्राम को देखे अगर मुझे बताना है तो ये फोर्स है G और A के बीच में ऊपर की तरफ जाता हुआ। समझ में आ रहा है? अगर मैं इधर -J लिखूं इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला फोर्स। लॉजिकली समझ में आ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। अब सोचो FGB का फॉर्मूला क्या बनेगा?
सिमिलरली जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पर सोचो जी पे इसकी वजह से फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ऐसा फोर्स है, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी। लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं साइड पे बनाता हूँ। ये जी पार्टिकल पे ए का फोर्स एफ जी है, उसी जी पार्टिकल पे बी का फोर्स एफ जी बी। सी है लेने ले तो जाए बाजू बीच है, सेम था ऊपर, इधर होगा, इधर जी सी, इधर एफ जी बी। सिंपल। इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट आएगा, उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर। अब लॉजिकली सोचो तो इसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे, ये हो गया आपका एफ जी बी। तो ये आई कैप में भी है और जे कैप में भी है। यहाँ पे एंगल होता है 60, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स दो होंगे, आई कैप कॉस 30, पर आई माइनस में है, आई कैप कॉस 30 एंड जे कैप कॉस 30। जे भी माइनस में, आई भी माइनस में, तो दोनों माइनस में। ये लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? माई लास्ट बेंच शू करेगा। ये क्या किया? वेक्टर एफ जी बी इस तरफ है, तो मुझे लिख के बताना है कि ये किस तरफ लग रहा है। तो उसका यूनिट वेक्टर में उसके बाजू में क्या लिखूंगा? इसको तो एज इट इज कॉपी करना है, जी 2m m अपॉन 1 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको लॉजिक क्लियर है? ये लिखो ऊपर से जी बी। अब बाजू में जो आई जे लिखना है वो क्या होगा? माइनस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30। बेव कॉस 30 आओ नहीं, यहाँ भूल कर एक कंपोनेंट कॉस होता है, एक कंपोनेंट साइन होता है। जे के साथ साइन क्यों लिया? बिकॉज एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है और वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई लॉजिकली एक बार चेक करो, एनसीईआरटी में यही आ रहा है सेकंड स्टेप, माइनस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30। सही है। अब एफ जी सी बना सकते हो आप लोग खुद से बनाओ, ट्राई करो एक बार, चलो फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कल जो हमने वेक्टर अलजेब्रा सीखने में टाइम लगाया वो बहुत ही वर्थ इट है, आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई में है ना। जी के ऊपर आपको ओरिजिन मानना है, जिसके ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हो उसके ऊपर आपको ओरिजिन मानना है। समझ में आ रहा है? इसको अलग से बनाओगे तो ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, इसको अलग से बनाओगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबको पता है, चैप्टर नंबर 5 में सीखा है सबने। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना के देखा तो ये ऊपर की तरफ है, दैट्स वाई मैंने लिखा जे कैप। ये इस तरफ है, ऐसा होता है, ये एक्स ये वाई। अब ये x में इसका x कोऑर्डिनेट इधर होगा, y कोऑर्डिनेट इधर होगा। अब सबको लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो प्रॉपर्ली समझ में आएगा ये कैसे लिखा। ये उस फोर्स का प्रॉपर एड्रेस है कि वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है। 50% पब्लिक ने खबर नहीं पड़ी हुई आगे की। सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? जी 2m m अपॉन 1 स्क्वायर। तो सबका जी 2m m अपॉन 1 स्क्वायर तो कॉमन निकल गया। अंदर बचा जे कैप माइनस आई कैप कॉस 30 माइनस जे साइन 30, इधर प्लस आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30। अब माइनस प्लस कैंसल, अंदर बचा एक जे कैप माइनस माइनस 2j साइन 30। साइन 30 की वैल्यू सबको पता है 1/2,
तो j माइनस 1/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, प्लस j माइनस जे भी कैंसिल, तो ब्रैकेट में बचा 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो टोटल फोर्स क्या आएगा 0। मतलब पब्लिक जिसको नहीं समझ में आया वो इसको रट लेंगे, पर रटना नहीं है, लॉजिकली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सुधा भाई ये सबको समझ में आया? 0 कैसे आया? माइनस आई cos 30 प्लस आई कैंसल, माइनस 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 2j sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ने 2 को मार दिया, प्लस j माइनस j 0, अब ब्रैकेट के अंदर 0, 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0। एक नोट लिखी लो। ओके सेकंड क्वेश्चन से हो रहा है। चलो इधर ध्यान दो, अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है, इधर ध्यान दो। अंदर क्या किया उन लोगों ने कि इस ए वाले मास को, इधर ध्यान दो, ओए बातें बंद, उबारो, चाय से चाय, एक मिनट इधर ध्यान दो। ये m है, उसको खाली हटा के उन लोगों ने कर दिया 2m, तो एफ जी सी और जी बी तो सेम रहेंगे, वहाँ पे जो है वही, खाली एफ जी ए चेंज होगा। तो एफ जी ए में चेंज क्या होगा, यहाँ पे खाली m की जगह 2m हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? फिर से अगेन इन सब तीनों को आपस से ऐड करो, जो आंसर आएगा वो आंसर। चलो इधर ध्यान दो, सेम क्वेश्चन फिर से। अ स्क्वायर with 4 vertices of mass m and side of a, now find the resultant force on the any of the particle। તમને જે ગમે એની પર resultant force find કરો, બધાનો આન્સર એક જ આવશે। मतलब कल एक कराया था, आज उसके हिसाब से। चलो इधर ध्यान दो, हमको पता है कि ये m इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा। समझ में आ रहा है? ये m जितना फोर्स इस पे लगाएगा ये भी उतना फोर्स इस पे लगाएगा। राइट नाउ वी हैव टू कंसीडर एफ नेट ऑन एनी ऑफ द पार्टिकल। मैंने मान लिया इस पार्टिकल पे एफ नेट चाहिए, तो इसने उसको अट्रैक्ट किया यहाँ से, तो मैंने उस फोर्स को नाम दे दिया एफ। इसने इसको अट्रैक्ट किया, उसको नाम दे दिया एफ। समझ में आ रहा है? लॉजिकली यहाँ का डिस्टेंस था a, यहाँ का डिस्टेंस था a, इस f का मतलब क्या हुआ gm² अपॉन a²। कोई डाउट किसी को इसमें? पर अब कंडीशन में चेंज क्या आया कि ये पार्टिकल तो डायगोनल एंड पे है, और हमको पता है कि सेंट्रल फोर्स है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स पे ये फोर्स लगता है। तो अगर ये a और ये a, तो ये √2a हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के फोर्स में चेंज क्या आएगा, gm² √2a का स्क्वायर। तो यहाँ का फोर्स क्या बनेगा, gm²
2a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ का जो फोर्स बना वो ऐसा कुछ बना, नहीं समझ में आ रहा है? अगर ऐसा भी नहीं करना है तो ये F, तो इधर कौन सा फोर्स होगा? √2F। समझ में आ रहा है? तो इधर ये फोर्स होगा √2F। अब इस पे 3 फोर्स लगे, F, √2F, F। तो F नेट क्या होगा? तीनों का समेशन, F प्लस √2F। सब में से F कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस √2। ये F का फॉर्मूला तो हमको पता है, GM/a स्क्वायर 2 प्लस √2। मतलब तब तक फॉर्मूला में आंसर मत रखो, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? GM/a स्क्वायर सब लिखने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा। सिमेट्रिक डायग्राम्स के लिए जब तक सब कुछ सिमेट्री में चल रहा है तब तक उसको F रहने दो। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली आपका सारा आंसर आ जाएगा ऐसे। इसमें से किसी को और कुछ चेंज करना है तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसमें से √2 कॉमन निकालना है तो यहाँ पे √2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 प्लस 1। तो भी एक और आंसर चेक कर लिए, कलाश मन खोटू लागी રહ્યું છે। હવે જે આવશે आंसर लाइन रिमूव वाला। अब इसमें गलती क्या हुई, ये मैंने √2F मान लिया, पर ये कब मान सकते हैं? इन दोनों का रिजल्टेंट √2F है ना, पर हमको तो इसका फोर्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे ऐसा पूछा होता, अगर डायग्राम सिर्फ ऐसा होता तो ये इसको खींच रहा है F से, ये इसको खींच रहा है F से, तो इन दोनों का आंसर होता √2F। समझ में आ रहा है? पर ऐसा थोड़ी दिया, यहाँ पे एक और पार्टिकल है, इसका भी फोर्स होगा, वो अलग होगा फोर्स। समझ में आ रहा है? तो गलती क्या हुई, गलती से इन दोनों का √2F फाइंड कर लिया। तो अगर ऐसा डायग्राम होता तो √2F आंसर होता है, पर हमारा डायग्राम कैसा है? स्क्वायर है। पहले से ध्यान दो, सब भूल जाओ। इस पार्टिकल पे इसने फोर्स लगाया F, इस F का मतलब क्या हुआ? GM²/a स्क्वायर। इस पार्टिकल पे इसने अगेन फोर्स लगाया GM²/a स्क्वायर। तो दो F तो सेम है, पर लॉजिकली चेंज क्या हुआ? ये पार्टिकल डायगोनल एंड पे √2a डिस्टेंस पे है, तो इसका फोर्स आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, विच विल बी GM²/2a स्क्वायर। अब ये पूरा क्या है? F, तो F/2। तो ये फोर्स था F/2। अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब तारो आंसर बराबर होता। मतलब मेरी गलती थी, सॉरी। तो F नेट क्या होगा? F/2 प्लस F प्लस F। तो आंसर आएगा F कॉमन, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 2, तो 2.5F। मतलब जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े तब तक GM/a स्क्वायर की वैल्यू मत रखो, तो इजीली सॉल्व होगा।